औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जी, जो बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और विदाउट कैमरा, क्या तीनों चीजें क्लियर है? ऑल क्लियर, ऑल डन। ले जी, 705 और 706 हम लोगों ने खत्म किया है। इसकी जो थेरेटिकल बातें हैं वो हम लोगों ने खत्म की हैं। जो इसके सवाल हैं वो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे या ट्यूसडे से, डिपेंडिंग अपॉन के गोइंग कंसर्न हमारा आज कितना कवर हो जाता है। ये बताइए कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ 705 एंड 706। 705 706 का कोई सवाल? 705 706 का कोई सवाल? जल्दी से पूछ लें, जल्दी से पूछ लें। सर 705 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली हेडिंग में जो चेंजेस हैं वो दोबारा बता दें। उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें जस्ट आपने उस लाइन को याद करने बस, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे वो लाइन एक्सपेक्ट करनी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कोई इतना वाजिया चेंज नहीं है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो निभाई, मगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो वो इतना परेशानी वाला एरिया नहीं है। अगर आप उसको याद करके भी चल सको तो दैट वुड बी ओके। सर कल का टेस्ट बता दें। ये डिस्कशन मैंने आपसे ना वैसे करनी है। चले खैर, कल का जो टेस्ट है वो 705 706 और जितना हम आज 570 कवर करेंगे उसका थेरेटिकल पोर्शन, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होंगे, कोई केस स्टडी नहीं होगी। ठीक है, ओनली थेरेटिकल, नो केस स्टडी। बात समझ आई? नहीं, 570 ऐड करूंगा मैं, जितना आज हमने कवर किया, जरूरी है। अच्छा जी, 705 और 570 का आपस में क्या लिंक है उसको देखते हैं। बेसिकली जो आई एस 570 है वो डील करता है गोइंग कंसर्न को लेके। 570 इज अबाउट गोइंग कंसर्न। और आपने अकाउंटिंग के अंदर इसकी टर्मिनोलॉजी देखी होगी कि गोइंग कंसर्न क्या है। गोइंग कंसर्न इज के एंटिटी फ्यूचर में अगले 12 महीनों तक अगर ऑपरेट कर सकती है तो हम कहते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न एंटिटी है। और अगर वो अगले 12 महीनों में ऑपरेट नहीं कर सकती या चांसेस हैं कि वो खत्म हो जाएगी, नस्तो नाबूद हो जाएगी, तो वो गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं कहलाती। ठीक, अगर एक एंटिटी गोइंग कंसर्न है तो उसकी अकाउंटिंग नॉर्मल तरीके से होती है, और अगर एक गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं है तो फिर हमें उसकी अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ती है, वैल्यूज को बदलना पड़ता है। जितनी नॉन करंट आइटम्स होती हैं वो सारी करंट के अंदर आ जाती हैं, और
एंटिटी का दिवालिया निकल चुका होता है। सवाल ये उठता है कि इस स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी। इस स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम लोग पूरा अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर उठा के चेंज कर देते हैं तो मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुमको भी वो वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए जिसमें एक एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है। और अगर उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स सही तरीके से नहीं बनाए, इस अजम्पशन में बना दिए कि वो एंटिटी गोइंग कंसर्न है, तो फिर हमें उनकी रिपोर्ट खराब करनी पड़ती है ऑन अकाउंट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो कि परवेसिव लेवल की होंगी। याद रखिएगा, गोइंग कंसर्न विल ऑलवेज बी परवेसिव। 99% ये परवेसिव होता है। मैं 100% नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा, मगर ये परवेसिव इफेक्ट रखता है। ये परवेसिव इफेक्ट रखता है। यहाँ लिख भी देता हूँ, परवेसिव। अच्छा, एक ऑडिटर जब कंपनी में ऑडिट करने के लिए पहुंचता है, अब ये कहानी सुननी गौर से। एक ऑडिटर जब एक कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले वो देखता है कि क्या कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट पे तो नहीं है। वो कंपनी पे शक करता है, वो कंपनी पे बकायदा शक करता है कि क्या ये एंटिटी बहुत जल्द कहीं बंद तो नहीं होने वाली, ये एंटिटी बहुत जल्द कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। तो ये उसके माइंड में एक शक होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड शुरू ही एक डाउट से होता है। डाउट कब आता है? जब कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब होते नजर आ रहे हो, या हम ये कह सकते हैं कि जब कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब होती नजर आ रही हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी नेट लायबिलिटी पोजीशन में आ गई है। नॉर्मल जब हम लोग एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी के पास कोई ना कोई एसेट्स बचेंगे, नेट एसेट्स होते हैं। मगर ये उस पोजीशन में आ गए हैं जहां पे पैसे पे करने के बाद भी कर्जा खड़ा रहेगा। नेट लायबिलिटी पोजीशन पे खड़ी हुई कंपनी, करंट लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है कंपनी की। फिर क्रेडिटर्स ने अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म कर दी है। क्रेडिटर्स कंपनी को माल नहीं दे रहे, और जो माल दिया हुआ था वो कह रहे हैं कि इसकी हमें पेमेंट फौरन से करो, अगर नहीं करोगे तो हम ये सारा माल उठा के ले जाएंगे। पैसे दोगे तो माल मिलेगा। उनकी जो की फाइनेंशियल रेशियोज हैं, जो इक्विटी रेशियो है, जो गियरिंग रेशियो है, वो नेगेटिव में जा रही है। डेट ओवर इक्विटी रेशियो नेगेटिव है, डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, अपने पैसे कम है, बाहर का पैसा ज्यादा है। जो फिक्स टर्म बोरोविंग थी वो मैच्योरिटी को पहुंच गई है। आपने एक बैंक का लोन देना था 10 साल के बाद, 10 साल गुजर गए, लोन देने का टाइम आ गया है, मगर आपके पास कोई रियलिस्टिक प्लान्स नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स नहीं है कि अब आपने कैसे उस लोन को टैकल करना। आप उनसे कह रहे हैं कि भाई इसको रीन्यू कर दें, वो कहते हैं सॉरी, रीपेमेंट के लिए पैसा नहीं है, बैंक आपकी बात मान नहीं रहा, एसेट्स आपने उसको मॉर्गेज करवा के रखे हुए हैं, आपकी एग्जिस्टेंस पे डाउट हो रहा है, कैश फ्लोज नेगेटिव में बनना शुरू हो गए हैं।
नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं, डिविडेंड्स देना चाह रहे हैं मगर पैसा ही नहीं है, आपने डिसकंटिन्यू किए हुए, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स एतराज करता है और भाग जाता है। क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट ही नहीं कर रहे आप, लोन एग्रीमेंट्स जितने आपने किए उनको कंप्लाई नहीं किया जा रहा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप मीट नहीं कर सकते। आप बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए, बैंक जो है वो बाकी कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग करता है, क्रेडिट रेटिंग, इसका एक बकायदा इदारा है पाकिस्तान में पैकरा के नाम से। तो बैंक आपको लोन तो दे देता है मगर हैवी इंटरेस्ट पे, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। बैंक को रिस्क क्या है कि आप कभी भी बंद होके जा सकते हैं, तो मैं इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करूंगा, बाकियों से इंटरेस्ट कम चार्ज होता है। जब आपको इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा तो आपको ज्यादा महंगाई फील होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सेल उतनी की उतनी खड़ी हुई है तो आप लॉस में जा रहे होंगे। आपने पहले डील किया था क्रेडिटर्स के साथ क्रेडिट बेसिस पे, वो कहते हैं ना, पैसा दो मान लो। तो क्रेडिट बेसिस से कैश बेसिस पे सारे आ रहे हैं आपके साथ, आप कोई नया प्रोडक्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहे, कस्टमर से आपके भागी जा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस ये शो करती हैं कि आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, कंपनी वाले बहुत ही बुरे हालात में है, अनस्टेबल है। ये एक डाउट क्रिएट कर देता है ऑडिटर के माइंड में, ऑडिटर के माइंड में एक डाउट क्रिएट कर देता है कि भाई ये अगले 12 महीने नहीं चल सकते। एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, गोइंग कंसर्न, एक एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं, इसकी जो असेसमेंट है वो हमने नहीं करनी, वो करनी है मैनेजमेंट ने। हमारे जहन में क्योंकि हम ज्यादा स्केप्टिक हैं तो हम इस तरह की कंडीशंस को देख के एक डाउट लेके फिर रहे होते हैं कि किसी भी टाइम इनका दिवालिया निकल सकता है। तो हम मैनेजमेंट से जाके बार बार पूछते हैं कि भाई सब कुछ सही है, सब कुछ खैर से है। तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है कह रहे भाई, मैनेजमेंट। तो डाउट अगर मुझे क्रिएट होगा तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे क्रिएट हो सकता है, और इसकी जो लिस्ट है वो मैंने आपको दिखा दी। अब ये लिस्ट आपने याद नहीं करनी, ठीक है। आईकैब ये नहीं पूछेगा बताएं फाइनेंशियल कंडीशन सही है या नहीं, कोई सी 5-6 एग्जांपल्स बता दे। अगर आप याद कर लेते हैं कोई सी 3-4-5 बातें तो बहुत ही अच्छा है, आपको सवालों में हेल्प करेगी, मगर एटलीस्ट यू शुड नो कि फाइनेंशियल कंडीशंस खराब कैसे होती है, आपके पास इसकी एक नॉलेज होनी चाहिए। I'm not asking you to cram, but you should have a sufficient amount of knowledge behind this. फिर सिर्फ फाइनेंशियल ही मसला नहीं करती, ऑपरेशनल कंडीशंस भी मसला कर रही होती है। इसकी भी एक लिस्ट है, वो लिस्ट कहाँ पे है, वो लिस्ट यहाँ पे, ऑपरेटिंग फैक्टर्स। भाई आपके बड़े बड़े लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी के मेजर डायरेक्टर्स कंपनी छोड़ के भाग रहे हैं, कंपनी के मेजर सप्लायर्स छोड़ के भाग रहे हैं, कंपनी अपने कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर पा रही, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, लॉस ऑफ कस्टमर्स। कंपनी का जो पहले मार्केट में शेयर था अब वो शेयर कम होता जा रहा है, कंपनी की पहले जो सेल्स थी अब कंपनी की उतनी सेल्स नहीं है,
कंपनी के पास पहले कुछ लाइसेंसेस थे, उनकी कुछ फ्रेंचाइजेस थी जिससे वो अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करती थी, अब वो उनसे छीन ली गई है। हमारा मेन सप्लायर हमें धोखा दे गया, लेबर डिफिकल्टीज आ रही, कोई हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है, सप्लाईज ही नहीं मिल रही, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, बैन लगा दी है, या मार्केट में अचानक से एक ऐसा कंपेटिटर उभर के सामने आ गया है जिसकी मौजूदगी के अंदर मैं अपना काम सही से नहीं कर सकता, या मैनेजमेंट ही चाहती है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए, ये भी ऑपरेटिंग कंडीशंस में आता है। तो एक हमने देखी है फाइनेंशियल बातें जो कि ज्यादातर मैं ये कह सकता हूं क्वांटिटेटिव थी, क्वांटिटेटिव, ये बातें क्वालिटेटिव है। ये बातें क्वालिटेटिव बातें, जस्ट लाइक नोकिया, जस्ट लाइक नोकिया। तो देयर कैन बी सम फाइनेंशियल कंडीशंस, देयर कैन बी सम ऑपरेशनल कंडीशंस। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जो कि ना फाइनेंशियल होती हैं ना ऑपरेशनल होती हैं, अदर होती हैं, अदर कंडीशंस। इसकी भी एक लिस्ट है, वो लिस्ट कहाँ पे है देख लेते हैं। ये रही अदर फैक्टर्स। भाई गवर्नमेंट ने आपका आपसे लाइसेंस छीन लिया, आग लग गई, लॉ में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से रोक दिया, जिस मुल्क के साथ आप कारोबार करते थे वहां पे खाना जंगी हो गई। ऊपर वाले फैक्टर से हट के अगर कोई और फैक्टर है जो कि ऊपर मैं क्लासिफाई नहीं कर सकता, उसकी वजह से अगर आपकी गोइंग कंसर्न डाउट पे हो रही है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंसेस, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, लॉ में चेंज, डिजास्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देयर आर सम कंडीशंस जो कि आपकी ध्यान, आपकी तवज्जो दिलवाती हैं कि भाई कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट पे। अगेन आई कैप ये कंडीशंस पूछने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, आई कैप आपको सवाल के अंदर कोई ना कोई मिलती जुलती बात कर देगा और एहसास भी नहीं होने देगा, और उस बात से कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट पे हो रही होगी, और फिर आपने 705 और 570 का इकट्ठा जो मैप बनता है, जो कि मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ, उसको इस्तेमाल करना होगा। मगर चूंकि आप वो असेस नहीं कर पाए होंगे गोइंग कंसर्न के फैक्टर को, तो फिर आप उसको प्रॉपरली आंसर नहीं करेंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है जो कि एग्जाम में होता है, बच्चे सवाल को सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका आपको एटलीस्ट पता जरूर होना चाहिए। ठीक, अब मैंने आपसे ये कहा था कि ये काम हमारा नहीं है कि हम गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करें, ये काम है मैनेजमेंट का। मगर बीइंग एन ऑडिटर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर हमें डाउट हो जाए कि ये एंटिटी अगले 12 महीने में ऑपरेट नहीं कर सकती, अगर मुझे डाउट हो जाए उसकी एग्जिस्टेंस पे, मुझे उसकी एग्जिस्टेंस पे
डाउट है। और डाउट क्यों आएगा? फाइनेंशियल रीजंस, ऑपरेशनल रीजंस, या कोई और रीजंस, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एंटिटी से कहता हूं कि भाई मुझे बताएं, क्या आपने असेसमेंट की है? ऑडिटर आस्क्स मैनेजमेंट, क्या भाइयों तुम लोगों ने कोई असेसमेंट की है? हैव यू मेड एनी असेसमेंट? मैनेजमेंट का आगे से जो रिप्लाई हो सकता है वो दो तरह का हो सकता है। मैनेजमेंट या तो ये कहेगी कि सर बिल्कुल की है, यस, नो, यस और नो। तो हमारा उनसे पहला सवाल क्या होगा, जहां पे हमें डाउट हो जाए कि भाई प्लीज हमें ये बताइए कि क्या आप लोगों ने असेसमेंट की है? असेसमेंट क्या, कि आप लोग क्या अगले 12 महीने ऑपरेट कर सकते हैं, इस चीज की असेसमेंट आपने की है? कैन यू ऑपरेट फॉर नेक्स्ट 12 months? If yes, how? ये असेसमेंट। जवाब या हाँ में आएगा या ना में आएगा, तीसरा जुमला वो नहीं कह सकते। चले, अगर उन्होंने असेसमेंट की है, मान लेते हैं कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के असेसमेंट कर दी है, तो क्या मैं उनकी असेसमेंट के ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लूं? क्या मुझे उनकी असेसमेंट को इवेलुएट करना है? तो यहाँ पे ऑडिटर shall evaluate the assessment। ऑडिटर ने असेसमेंट इवेलुएट करनी है, और वो इवेलुएट कैसे करेगा? बाय ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, इवेलुएट कर लेगा। सवाल ये है कि सर ये प्रोसीजर्स कहाँ पे दिए गए हैं इवेल्युएशन के? क्या हमने खुद से लिखने हैं? क्या हमें स्टैंडर्ड ने बताए हैं? क्या हमें खुद से लिखने हैं या हमें स्टैंडर्ड ने बताए हैं? तो द आंसर इज स्टैंडर्ड ने आपको बताए। स्टैंडर्ड ने आपको बताए। स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड क्या कहता है? अब देखिए, if such assessment has been performed, सबसे पहली बात, ऑडिटर shall determine whether management has already performed a preliminary assessment, कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज गोइंग कंसर्न। उसके अंदर अगर तो उन्होंने असेसमेंट परफॉर्म की है तो मेरे क्या प्रोसीजर्स होंगे? पहला, auditor shall discuss with the management and determine whether management has identified such events or conditions। यानी कि वो डिस्कस करेगा और वो डिटरमिन करेगा कि क्या तमाम इवेंट्स और कंडीशंस का इन्होंने
तस्करा किए, आइडेंटिफाई किए, और कैसे उनके प्लान्स हैं एड्रेस करने के, यानी कि कैसे वो इन मुश्किल हालात से बाहर आएंगे, ये उन्होंने क्या आपको बताया? हाउ दे विल टैकल। तो ये रहे प्रोसीजर्स जो कि कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। मैं इसको येलो कर देता हूँ, यहाँ पे आएंगे। मुझे बताइए यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? यहां तक ऑल डन, ऑल क्लियर? अच्छा, अच्छा जी चलें। असेसमेंट उन्होंने की है, मैंने चेक की है, सही बनी, मैंने उसको वेरीफाई कर दिया। ऑडिटर को लगती है कि ये असेसमेंट ठीक है। देखो उन्होंने असेसमेंट की, मैंने चेक की। अब मैं यहां से दो चीजें निकाल सकता हूं, मुझे असेसमेंट काबिल कबूल है, मुझे असेसमेंट काबिल कबूल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि असेसमेंट अप्रोप्रिएट है, मैं ये समझता हूं कि असेसमेंट नॉट अप्रोप्रिएट। मेरा पहला सवाल क्या था, क्या असेसमेंट बनाई है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा लाओ चेक करूं। अब जब मैं चेक करूंगा तो मैं दो रिजल्ट्स निकाल सकता हूं, क्या मैं उसको अप्रोप्रिएट समझता हूं या मैं उसको अप्रोप्रिएट ही नहीं समझता। दो तरफा मैं जा सकता हूं। भाइयों अगर तो मैं उसको अप्रोप्रिएट समझता हूं तो मैं साफ रिपोर्ट की तरफ चला जाऊंगा, यानी कि 700 की तरफ चला जाऊंगा। इफ देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। ये बात समझ आई? मैं 700 के मुताबिक साफ रिपोर्ट दे दूंगा, बशर्ते कोई मिसस्टेटमेंट ना हो, कोई स्कोप लिमिटेशन ना हो। यहां तक क्लियर है? जी, यहां तक बात समझ आती है? पहले जरा इतने पोर्शन को डाइजेस्ट करें, इतने पोर्शन को अभी तक डाइजेस्ट करें प्लीज। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यहां तक ऑल डन है? यहां तक ऑल डन? जी, आवाज क्लियर है? आगे चलूं? ठीक। तो गोइंग कंसर्न की जो अजम्पशन है
अप्रोप्रिएट है, मैंने 700 की रिपोर्ट दे दी बशर्ते के इसके अलावा कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन वहां पे नहीं है। अच्छा, मैंने असेसमेंट को जब चेक किया तो मुझे वो असेसमेंट इतनी अप्रोप्रिएट नहीं लगी, तो हमें पता है कि गोइंग कंसर्न की जो अजम्पशंस होती हैं उनकी नेचर परवेसिव होती है, बाय डिफॉल्ट परवेसिव है। क्या है? परवेसिव। मुझे बताइए असेसमेंट सही नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट में क्लासिफाई होनी चाहिए या ये स्कोप लिमिटेशन में क्लासिफाई होनी चाहिए? This would be material misstatement. तो अब मुझे बताइए मैं 570 से जंप लगा के किस स्टैंडर्ड में जाऊं और कैसी ओपिनियन दूं? मैं 705 में चला जाऊं और एडवर्स की तरफ चला जाऊं? मैं 705 में चला जाऊं और एडवर्स की तरफ चला जाऊं? आप तो छा गए हैं। वेरी गुड, ठाकुर खुश हुआ। ठाकुर खुश हुआ। अच्छा जी, तो क्या अब आपको ये लाइन समझ आई? गोइंग कंसर्न बेसिस इन अप्रोप्रिएट है, तो मेरी रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट कौन सा आएगा? मेरी रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट कौन सा आएगा? एडवर्स। ये बात अब हमें यहां से समझ आती है। ठीक, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि गोइंग कंसर्न की जो बेसिस है वो अप्रोप्रिएट है, अगली लाइन को छोड़ के, अगली बातों को छोड़ के, ये अभी नहीं पढ़ना, ये अभी नहीं पढ़ना, तो मैं किस तरह की रिपोर्ट दे रहा था? अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट। यहां पे भी अगली लाइन को छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना। जहां पे क्रॉस लगाया वो नहीं पढ़ना। यहां तक क्लियर हो गया? ये येलो और ब्लू वाली बात समझ आ गई? अच्छा, यहां पे हमने नो भी लिखा था कि हमने उनसे असेसमेंट मांगी, उन्होंने असेसमेंट ही हमें नहीं दी। मैं एक डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं, कंपनी वाले कह रहे हैं भाग जाओ, तो इसका मैं क्या इलाज करूंगा? फिर मैं अपना बदला कैसे उतारूंगा उनसे अगर वो मुझे जलील कर रहे हैं? यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, वो दे ही नहीं रहे। यहाँ पे मुझे बताइए मैं क्या करूंगा बीइंग एन ऑडिटर? जनाब ये एक स्कोप लिमिटेशन है, ये स्कोप लिमिटेशन परवेसिव लेवल की है। सबसे पहली ऑप्शन विड्रॉ कर जाऊं, कब करूं? प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, इफ नॉट डिस्क्लेमर दे दो। इफ नॉट तो
डिस्क्रिमिनेट। यहां तक ठीक शो। यहां तक डन हो गया। हाँ जी, यहां तक डन हो गया। अच्छा, चलिए यहां पे मैं लिखता हूं कि ये था पहला मैप, ये ए है। अभी कहानी मेरी खत्म नहीं हुई, ये ए मैप है। एक काम करें, इस ए मैप की स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें। ये सही आ जाएगा। जूम करके फिर आप देख लीजिएगा, इसका एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में डाल दें सबसे पहले, उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ आपसे। आज ये ट्विस्ट लेकर आता हूँ। डाल दिया जी। क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से डल चुका है। अब मैंने उनसे असेसमेंट मांगी थी, उन्होंने असेसमेंट परफॉर्म नहीं की। यही हुआ ना यहाँ पे, जब परफॉर्म ही नहीं की तो वो दे ही नहीं पाए, तो असेसमेंट नॉट परफॉर्म्ड। ठीक। अब अगर असेसमेंट परफॉर्म नहीं की हुई तो ऑडिटर ने पहले कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं पढ़ लेते हैं। ऑडिटर वही डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, उनको ये समझाने की कोशिश करेगा कि गोइंग कंसर्न वाली क्या कहानी है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और उनसे पूछने की कोशिश करेगा कि भाई तुम लोग ये बता दो, तुम्हारी मैनेजमेंट तो सोई भी है। और अगर वो भी नहीं बताते तो दिस विल रिजल्ट इनटू स्कोप लिमिटेशन, और उसका मैप हमने बना लिया हुआ। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। जी, माइक ओपन हुआ है, किसी का कोई सवाल है? नहीं, साथ ही बंद कर दिया। अच्छा, कभी कभी जिंदगी में ये हुई, कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती जो बिछड़ जाए वो एक सपना लगता है। तो कभी कभी ये होता है कि ऑडिटर बेचारा फंस जाता है। ऑडिटर का दिमाग बंद हो जाता है, उस पर कोई काला जादू करा देता है, उस पर कोई काला जादू करा देता है। यानी कि एक मटीरियल अनसर्टेनिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? मटीरियल अनसर्टेनिटी। अगर आपने रिसेंट पेपर दिया है तो आईकैप ने ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। अगर मैं आपको याद कराऊं तो एक कंपनी थी जो कि बैंक से आए हुए लोन पे डिपेंड कर रही थी। बैंक पैसे देगा तो कंपनी चलेगी, बैंक पैसे नहीं देगा तो कंपनी नहीं चलेगी। मटीरियल अनसर्टेनिटी और मल्टीपल अनसर्टेनिटीज में फर्क है। मटीरियल अनसर्टेनिटी
और मल्टीपल अनसर्टेनिटीज में डिफरेंस होता है। मल्टीपल अनसर्टेनिटीज क्या है कि एक से ज्यादा मुश्किलात में कंपनी फंस गई है। मटीरियल अनसर्टेनिटी यूज होती है गोइंग कंसर्न के लिए कि अगर ये काम हो गया तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे, अगर ये काम नहीं हुआ तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अगर बैंक पैसे देगा तो हम चलेंगे, अगर गवर्नमेंट हमारा लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेगी, हमें एक्सटेंशन दे देगी, फिर कंपनी चलेगी, अदरवाइज कंपनी बंद है। मगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन देगी या नहीं देगी, बैंक पैसे देगा या नहीं देगा, कोई पता नहीं। ऐसे में ऑडिटर फंस जाता है, मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है, उसके सामने अंधेरा आ जाता है, उस पर कोई काला जादू करा देता है। देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी। अच्छा ये बताएं, बैंक पैसे देगा या नहीं देगा? इस सिचुएशन के अंदर जो कि एक फ्यूचर इवेंट पे कंटिंजेंट कर दी गई है या उस पे कंटिंजेंट है, तो हो सकता है कि कंपनी चल पड़े और हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए। मुझे करंट क्या करना चाहिए? मैं करंटली उसको कैसे डील करूं? करंटली क्या करूं मैं? रिपोर्ट भी मुझे देनी है। नहीं, यहाँ पे हम एकदम से डिस्क्लेमर पे नहीं जाते। मैंने आपसे पहले कहा, मेरे ये बिल्कुल साफ साफ अल्फाज थे कि याद रखिएगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मल्टीपल अनसर्टेनिटी। मटीरियल अनसर्टेनिटी में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये मल्टीपल अनसर्टेनिटी से फर्क है, डिफरेंस है दोनों का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बड़ों से, उनका प्लान ऑफ एक्शन जानने की कोशिश करते हैं। ले सर, मगर स्टिल हम लोग बाउंड हैं कि हम किस तरफ जाएं। क्या हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को खराब करें या ना करें, अभी भी मुझे ये पता नहीं चल रहा। तो इसमें हम मैनेजमेंट से कहते हैं कि भाई डिस्क्लोजर डालें फाइनेंशियल्स के अंदर, इसको आप डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल्स के अंदर कि क्या आप लोग अगले 12 महीने चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो आपको डिस्क्लोजर डालना पड़ेगा, डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेशंस। क्योंकि एक एम्बिग्विटी सा समा है, कुछ नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, कल किसने देखी? देयर इज एन एम्बिग्विटी। तो जनाब अगर तो उन्होंने हमारी बात मान के डिस्क्लोजर डाल ही दिया, मैं यहां पे लिख देता हूं इफ डिस्क्लोज्ड, और दूसरी ऑप्शन क्या होगी? इफ नॉट डिस्क्लोज्ड। इफ और इफ नॉट। तो अगर डिस्क्लोज कर दिया है, क्या ये मिसस्टेटमेंट काउंट होगी या स्कोप लिमिटेशन काउंट होगी या कुछ भी काउंट नहीं होगी? जी बताइए। अगर तो डिस्क्लोजर उन्होंने डाल दिया है तो क्या ये मैं स्टेटमेंट काउंट करूंगा, लिमिटेशन काउंट करूंगा, या कुछ भी काउंट नहीं करूंगा, साफ रिपोर्ट दूंगा, शर्तिया के मिसस्टेटमेंट या कोई और लिमिटेशन ना हो?
जी आवाज क्लियर है सबको? क्या आवाज सबको क्लियर है? अगर तो यस सर। उन्होंने उन्होंने अगर तो डिस्क्लोज कर दिया है, सुने, अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है तो यहाँ पे मैं 700 की रिपोर्ट दूंगा, बशर्ते कि नो मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। मगर मुझे ये डिस्क्लोजर अलग से भी बताना है, तो याद रखिएगा, ना मैं कैम यूज करूंगा, ना मैं एम्फोसिस यूज करूंगा, ना मैं अदर मैटर यूज करूंगा, मैं कुछ और यूज करूंगा। आपको याद होगा 700 की रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न का पैरा था, याद आया? बाकी आप समझदार, बाकी आप समझदार हैं। अब जो चीज मैंने आपको कटवाई थी, अब आप ये कंप्लीट पढ़ सकते हैं, जरा पढ़े। गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, मगर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उसका फाइनेंशियल्स के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर डाल दिया है, तो मैं क्या करूंगा, सेपरेट सेक्शन के अंदर जाके रिपोर्ट दे दूंगा और एक अलग से उसको ऐड कर दूंगा। जी सरमत भाई, आप हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं इस वक्त। थैंक यू जी, बात समझ आई। हमने कहा यार गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर डाल दो, उन्होंने डाल दिया, 700 की तरफ चले गए। उन्होंने अगर नहीं डाला फिर क्या करूं? मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है। ये मिस स्टेटमेंट कहलाएगी या स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी प्यारे भाई? ये मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। अच्छा, यहां पे मैंने आपसे कहा था कि हमेशा परवेसिव होगा, मगर 99% याद है। यहां पे चूंकि अनसर्टन है, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो यहां पे फिर हम डिप्लोमेसी के साथ चलते हैं। यहां पे हम डिप्लोमेसी के साथ चलते हैं। इफ मटीरियल, इफ परवेसिव। मटीरियल होगा तो क्वालिफाइड, परवेसिव होगा तो एडवर्स। और यही बात आपको इस टेबल में यहां पे मिल जाएगी कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट तो थी, मगर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल्स में नहीं डाला था। तो या हम क्वालिफाइड दे रहे होंगे या हम एडवर्स दे रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन मटीरियलिटी। डिपेंडिंग अपॉन मटीरियलिटी। बात समझ आ गई? देखिए, स्कोप लिमिटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने, देखें बताता हूं, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। फाइनेंशियल्स में एक चीज जब एंटर नहीं की जाती, दिस इज मिस स्टेटमेंट, या गलत एंटर की जाती है, दिस इज मिस स्टेटमेंट। और कोई आपको डॉक्यूमेंट ना दे जिसकी बेस पे आप एविडेंस हासिल ना कर सके, दैट इज लिमिटेशन। तो पहली बात जो हम लोगों ने पढ़ी वो है मटेरियल अनसर्टेनिटी की, कि एक ऐसा इवेंट है जिसकी बेस पे हम अभी जज नहीं कर सकते कि कंपनी अगले 12 महीने चलेगी या नहीं चलेगी। तो हम डिस्कस करते हैं बड़ों से, उनसे कहते हैं कि डिस्क्लोजर डालें। अगर वो डिस्क्लोजर डाल देते हैं तो 700 की रिपोर्ट,
बशर्ते कि कोई और मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन ना हो। और अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते तो यहाँ पे चूंकि एक अनसर्टन सा समा है, यहाँ पे पक्का पक्का परवेसिव नहीं होगा, यहाँ पे मटेरियल भी हो सकता है और परवेसिव भी हो सकता है, तो मिसस्टेटमेंट के अंदर जाके क्वालिफाइड या एडवर्स। नहीं, डिस्क्लोजर से इनकार उन्होंने फाइनेंशियल्स में किया, आपको देने से नहीं किया। भाई हमने क्या पढ़ा था, आईएएस 16 का एक डिस्क्लोजर मिसिंग था, तो हमने मिस स्टेटमेंट किया था, याद है? मिस स्टेटमेंट के अंदर जो 3 रीजंस थी, उसमें तीसरी रीजन डिस्क्लोजर ना डालना या कम डालने भी थी। और स्कोप लिमिटेशन के अंदर डिस्क्लोजर की कोई रीजन नहीं है, अगर आपको 705 अच्छे से याद है। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात हमें समझ आई? अच्छा, स्टैंडर्ड ये कहता है, सुने, स्टैंडर्ड भाई ये कहते हैं कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो आप उस अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। हमने पूछा कौन से, उसने कहा ये सारे, या इनमें से कोई भी जो कि आपको अच्छे लगे। उनकी प्रॉफिट्स को चेक कर लो, कैश फ्लोज को चेक कर लो, इंटरनल फाइनेंशियल्स को देख लो, लोन एग्रीमेंट्स को देख लो, मिनट्स को देख लो, लीगल काउंसलर से बात कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी बातें आपने याद कर लेनी है। इस टॉपिक के ये अपने जाती प्रोसीजर्स हैं, समझाने वाला काम है, याद करने वाला काम ज्यादा है। तो ये वाले प्रोसीजर्स इस समेत ये आपने आज शाम में बैठ के याद कर लेना। सारे ना करें, आप अगर चाहते हैं तो इसमें से कोई से 8 कर लें, जो आपको आसान लगते हैं आप वो कर सकते हैं। समझ ना आए तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं हाजिर हूं। अब अगर आप मुझे 10 मिनट और दें तो क्या मैं स्टैंडर्ड खत्म करवा सकता हूँ, या मंडे पे खत्म करना है? अगर मंडे पे खत्म करेंगे तो फिर पास्ट पेपर्स, अच्छा क्लास है, चले जाएं, याशी करें, छुट्टी करें। हमने मेजॉरिटी चंक इसका निकाल लिया है, और ए और बी हमने बना ली है, एक सी भी है, वो हम फिर मंडे को बना लेंगे। ये बी का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें और फिर छुट्टी कर दें। बी वाला स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दें और फिर भाग जाए। डन हो गया? जी, हैव यू पोस्टेड? ओके, टेस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन का होगा, मंडे को मिलते हैं मजीद बातों के साथ। अल्लाह हाफिज।